हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है और आपने वो 3 चैप्टर जो फिनिश किए हैं उसको अच्छे से कर लिया है। ठीक है जी, आज जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग करने के कितने मेथड हैं। ठीक है, और ये एग्ज़ाम की बात करें तो बेटा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, हमारे अकाउंटिंग के मेथड का एक तो कैश बेसिस है और एक एक्रूअल बेसिस है। कह रहा मीनिंग बता दो कैश बेसिस का, उसके एडवांटेज बता दो और डिसएडवांटेज बता दो। पहली चीज, एक्रूअल बेसिस क्या होता है उसके एडवांटेज बता दो या उसके डिसएडवांटेज बता दो, या फिर डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। बहुत ही छोटा चैप्टर है और यहां से बेटा यही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब मेथड्स, किन किन 2 मेथड के तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बेसिस ऑफ काउंटिंग। बेसिस ऑफ काउंटिंग के करने के 2 तरीके, एक तो कैश बेसिस है, अभी देखेंगे कैश बेसिस क्या होता है, और एक है बेटा एक्रूअल बेसिस। सर मतलब हमारे अकाउंटेंट जी जो मुनीम जी हैं, वो एक्चुअली उनको पता तो हो कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। ठीक है जी, तो ये है बेटा बिजनेस, ये है हमारा बिजनेस। आजकल तो आप सभी जानते हैं अकाउंटिंग कंप्यूटर पे होती है, तो ये है हमारा बिजनेस। और ये है हमारे बिजनेस के अकाउंटेंट यानी कि मुनीम जी। ये बेटा रिकॉर्डिंग करेंगे। अब कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, किस मेथड को फॉलो करना है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाना है, कैश बेसिस फॉलो करना है या फिर एक्रूअल बेसिस। पहले कैश बेसिस समझ लेते हैं कि कैश बेसिस क्या है। कैश बेसिस आपको क्या लगता है, नाम से पता नहीं चल रहा। कैश बेसिस मतलब वो ट्रांजैक्शन जिसको कैश में डील किया जाए। बोलो हाँ के ना। कैश बेसिस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब है हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे बेटा जो कैश में डील होती है, या तो कैश का इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, बात खत्म। बहुत ही आसान, सबसे आसान क्या, चैप्टर नंबर 4। मैं तो खुद कह रहा हूँ बेटा ये तो क्या कहते हैं, लक्ष्मी माँ का प्रसाद है जो फ्री के आपको 4 से 6 नंबर दिलाएगा। बिल्कुल इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। कैश बेसिस अकाउंटिंग उन ट्रांजेक्शन को डील करता है जो सिर्फ कैश बेसिस है, मतलब कि जो यहाँ पर कैश का इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने गुड्स परचेज किए कैश में, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड की जाएगी। आपने डेटर से कैश ले लिया, वो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। मान लेते हैं आपने सेल कर दी उधार क्रेडिट पर डेटर को, तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर कैश इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे ही ठीक इसी तरह से इसका अपोजिट, आपने क्या किया, परचेज की। क्या परचेज की बताइए, आपने परचेज की किससे, क्रेडिट से क्रेडिट पर, तो वो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुई। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो कैश बेसिस क्या है, कैश बेसिस सिस्टम देखो क्या लिखा, कैश सिस्टम इज अ विच अकाउंटिंग एंट्री मेड ओनली कैश रिसीव और पेड। ठीक है जी, अब उसके बाद काउंटिंग एंट्री कैसे होगी, या तो बेटा जी यहां पर एंट्री जो होगी, एंट्री कौन कौन सी होंगी सर, कहता है कैश रिसीव हुआ, रिसीव मतलब आपने प्रीपेड एक्सपेंस पेड कर दिए तो उसकी एंट्री कर लो, या आपने एडवांस में पैसा ले लिया, मतलब यहां भी यहां पैसा गया और यहां पर पैसा आया, तो आप उसको एडलेस कर लो, मतलब गया तो माइनस कर लो और आया तो ऐड कर लो। ठीक है जी, उसके बाद कैश पेड की बात करें तो कैश पेड किया है तो उसको ऐड कर लो, और मतलब गया है तो माइनस कर लो, और मिला है तो कैश पेड की ही बात कर रहा है बेसिकली ये तो। ठीक है जी, यहां रिसीव की बात कर रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस जो है आपके, आपने एडवांस में दिए तो माइनस हो जाएंगे, और इनकम रिसीव कर लिया एडवांस में तो प्लस हो जाएगी। ठीक है जी, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, याद करो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, मैंने बताया था बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है कि आपके ऊपर लायबिलिटी है, आपका बकाया है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आप उसका बेनिफिट पहले ले लेते हैं लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब पे नहीं किया अभी, तो वहां पर तो कैश आया ही नहीं, क्योंकि पे ही नहीं किया तो कैश कहां से आएगा, यस और नो। तो ठीक उसी तरह से इनकम अक्रू हो गई। इनकम अक्रू का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था सर, इनकम अक्रू का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई जैसे आपने बैंक में एफडी कराई
जैसे 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 आपका टाइम बीता गया, आपका इंटरेस्ट जनरेट होता चला गया, लेकिन आपके पास राइट नहीं आया। क्या इस केस में आपको इंटरेस्ट मिला? तो आंसर इज नो। इंटरेस्ट अगर कैश में मिलता तो हम रिकॉर्ड कर लेते, तभी यहां पर बेटा कांटे लगे हुए। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है? सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो कैश बेसिस अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसमें कैश का इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो। कैश आए तो रिकॉर्ड कर लो, कैश जाए तो रिकॉर्ड कर लो, बात खत्म। अब बात करते हैं एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस भी आप पहले से जानते हैं क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है। एक्रूअल बेसिस में क्या कहता है? देखिए, एक्रूअल बेसिस में कहता है जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, चाहे आपको उसका पैसा मिला हो या ना मिला हो। ठीक है जी, तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है। सिस्टम इज विच इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न, मतलब जब आपने अर्न कर ली, जैसे कि एफडी वाला एग्जांपल, जैसे 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 आपने इंटरेस्ट अर्न करते गए आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स में। भले ही वो आपको भी रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव होगा साल के एंड में, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसमें एक्रूअल बेसिस में कहता है कि जैसी ट्रांजैक्शन हुई आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, आपकी इनकम जनरेट हो गई, आप उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। आपने सेल कर दी, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, चाहे उस सेल का पैसा आपको मिला हो या ना मिला हो। वेदर रिसीव और नॉट, सिमिलरली एक्सपेंस, ठीक उसी तरह से एक्सपेंस के बारे में बात कर रहा है। रिकॉर्ड व्हेन द इनकर्ड वेदर इट इज पेड और नॉट। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम अर्न। कहता है इनकम अर्न हो गई है, वेदर रिसीव हो या ना हो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। एक्सपेंस चाहे पेड हो या ना हो, एक्सपेंस हो गए ना, मतलब उसको रिकॉर्ड कर लो। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया या आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हो चुका है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें कि सर एग्जांपल की बात करें, मान लेते हैं ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है, और मान लेते हैं यहां पर मेरा एक एम्प्लॉय है, मैंने इसको सैलरी देनी है, मान लो सैलरी देनी है 20,000 रुपये, और मैंने कहा भैया एम्प्लॉय से कहा भैया पैसे नहीं है अभी मेरे पास, मैं दे दूंगा, आराम से दे दूंगा, तो क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ एक्रूअल जंक्शन में? तो आंसर इज यस, इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा भले ही मैंने सैलरी पेड की हो या ना की हो। ठीक है जी, लेकिन यहां पर देखिए, अटेंशन प्लीज, क्या अटेंशन बोल रहा है? कह रहा है अटेंशन प्लीज, एज पर कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट क्या होता है सर? बेटा एक कानून होता है जो कंपनियों पर लगता है कि कैसे उनको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। कहता है ये कानून कहता है ऑल कंपनियां रिक्वायर्ड, कह रहा है जितनी भी कंपनी है वो मेंटेन करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, किस पर? मतलब कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी एंटिटी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैश बेसिस फॉलो करो या एक्रूअल बेसिस फॉलो करो, लेकिन इन जनरल सारे जो क्या कहते हैं, इन जनरल सारे लोग कौन सी फॉलो करते हैं? एक्रूअल बेसिस। लेकिन कहीं पर तो ये लॉ में भी लिख दिया अगर कंपनी है, एंटिटी क्या है बेटा? कंपनी है, तो वो क्या करेगी? इसको रिकॉर्ड करेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है जी, अगर वो कंपनी है तो यहाँ पर वही चीज दी रखी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख लेते हैं। इन फाइनेंशियल ईयर रमेश हैड कैश सेल, रमेश की कैश सेल इतनी है और क्रेडिट सेल इतनी है। बताओ, पहले तो ये बताओ मैं किसको रिकॉर्ड करूं? एक्सपेंस इतने हैं जिसमें से 1,80,000 स्टिल टू बी पेड, अभी स्टिल का मतलब पेड करने बाकी है। फाइंड आउट द आउट ऑफ इनकम, कह रहा है इनकम बता दीजिए हमें, एक्रूअल बेसिस से बता दीजिए या फिर वैसे बता दीजिए। तो पहले कैश बेसिस की बात कर लें। हाँ सर, कैश बेसिस की बात कर लो पहले। तो पहले बेटा बात करते हैं कैश बेसिस की। कैश बेसिस में बेटा सबसे पहले सेल कितनी है? सेल देखते हैं कितनी है। सेल देखो जी, सेल है कैश सेल कितनी? 4,90,000 होगी है। ठीक है जी, और क्रेडिट सेल कितनी? अब मेरे को ये बताओ आप कौन सी रिकॉर्ड करोगे, मुझे बताओ। 4,90,000 ही लोगे, क्यों? क्योंकि वो तो क्रेडिट सेल है, वो तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे बुक्स में। ठीक है जी, इसमें से एक्सपेंस कौन से माइनस करूं बताओ? पेड वाले माइनस कर रहे हैं, जो अभी बाकी है वो माइनस कर रहे हैं। बताओ जी बताओ,
अब एक्सपेंस मेरे थे इतने के 3,70,000 के, जिसमें से 1,80,000 अभी पेंडिंग है। 370 के एक्सपेंस थे, 180 के पेंडिंग है। इसका मतलब भाई मैंने पेड कितने कर दिए सर? मैंने पेड कर दिए 2, यानी कि बेटा जी 1,90,000। कैलकुलेशन बेटा थोड़ा आप देख लेना, 1,90,000। तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा बताइए? कैश बेसिस में प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट आएगा बेटा जी 0, 0, 0, 0 और 0। 4 में से क्या, सॉरी 3। तो बेटा 3 लाख प्रॉफिट आ जाएगा आपका सीधा सीधा। ठीक है जी, ये लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? एक्रूअल बेसिस की। अब बेटा एक्रूअल बेसिस की बात करते हैं। हाँ जी, एक्रूअल बेसिस की अगर हम बात करें, हमारी सेल कितनी है? अब बेटा यहां पर कैश सेल भी आ जाएगी, प्लस में क्रेडिट सेल भी आ जाएगी। ठीक है जी, कैश सेल और क्रेडिट सेल। अब देखते हैं कैश सेल मेरी कितनी है। सर कैश सेल है मेरी 4,90,000 और 2,60,000 क्रेडिट। जीरो 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 5। तो आपकी टोटल सेल कितनी आ गई बेटा जी? 6,50,000। ठीक है जी। अब इसमें से एक्सपेंस मुझे कितने माइनस करने हैं बताइए? एक्सपेंस जो मुझे माइनस करें, टोटल एक्सपेंस कितने हैं? 3,70,000। तो डायरेक्ट आप माइनस कर दीजिए। तो प्रॉफिट बेटा इसका आ गया ये। आप कंपैरिजन कर पा रहे हैं? कंपैरिजन आप कर पा रहे हैं? ये मैंने एक क्या कहते हैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताने की कोशिश की है कि कैश बेसिस से प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, एक्रूअल बेसिस पर प्रॉफिट कैसे निकाले, और जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए जी आगे देख लेते हैं आगे क्या कहता है। आगे जो उसका कहता है डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो देखिए ट्रांजैक्शन कहता है ये ओनली कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा? कैश ट्रांजैक्शन, जैसे कि हम पहले देख चुके थे मीनिंग में। और ये करेगा बोथ, कैश भी और क्रेडिट भी, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था। अभी हमने क्वेश्चन किया ना जिसमें मैंने पेड हो या ना पेड हो दोनों लिए हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड, इट डज नॉट फॉलो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कह रहा है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता, लेकिन इट फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये फॉलो करते हैं, एक फॉलो करता है एक फॉलो नहीं करता। वैसे इन जनरल तो एक्रूअल अजम्पशन नहीं चलता है, क्योंकि कंपनी लॉ भी बोलता है इट इज रियली यूज। कह रहा है ये बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन इट इज अ वाइडली यूज, ये ज्यादा यूज होते हैं। कहता है कैश इनफ्लो, इट इंश्योर कंपनी टोटल कैश फ्लो। ये कंपनी के कैश फ्लो को इंश्योर करता है। इट इज कंप्लीटली प्रेजेंट कंपनी ओवरऑल द फाइनेंशियल चेंज ओवर द स्पेसिफिक पीरियड। ये पूरा का पूरा कंप्लीटली, यानी कि अगर मैं बात करूं ये भैया पूरी पिक्चर दिखा देता है। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं। इसमें बाबू बहुत इजी है, इसमें तो कुछ समझने का है ही नहीं।
ये बेटा हमारा था छोटा सा चैप्टर, ठीक है, बहुत ही इजी था। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है और अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है जी। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके भी हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, ठीक है। अगर आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, कि आप इसी से बना लेंगे। एडवांटेज, कैश बेसिस का एडवांटेज क्या होता है मेरे को बताइए। इसमें टाइम कम लगेगा, अक्रूवल बेसिस में टाइम ज्यादा लगेगा। कैश बेसिस में जाहिर सी बात है कि भैया एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत नहीं है, जबकि अक्रूवल बेसिस में एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत होगी, ठीक है। कैश बेसिस में क्या होता है कि ये सिंपल होती है, जबकि अक्रूवल बेसिस सिंपल नहीं होती। ये मैंने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिए, जो कि बहुत ही रेयर आप खुद से ही बना सकते हो, ठीक है। तो बेटा मुझे बताइए कि कहाँ इस टॉपिक, किसी भी टॉपिक में कहाँ दिक्कत है, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी इंडिविजुअल टॉपिक में दिक्कत है तो वहां भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।